नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्ट्रीम में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच के वॉर के बारे में, थोड़ा उनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने मराठास को हराया और अपने एम्पायर को इंडिया के ऊपर स्टैब्लिश किया। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा मराठास के बारे में भी जान लेंगे, ठीक है। तभी हम जो वॉर्स हैं उसको अच्छे तरह से समझ पाएंगे। पहले हमने देखा किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने बंगाल के ऊपर अपने कंट्रोल स्टैब्लिश किया, अवध के ऊपर नवाब को हराकर, जिसमें मुगल रूलर भी इन्वॉल्व था, उसको हराकर उसको अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया, राइट। एंड उसके बाद हमने देखा कैनेटिक वॉर्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट मैसूर वॉर्स पढ़े, जिसकी वजह से साउथ पे ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल हो गया। अब 18th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी पावर राइज की, वो थी मराठास। मराठास के बारे में आपने थोड़ा बहुत हम न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज हम उनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। मराठास को हराने के बाद से ये पूरी तरह से डिसाइड हो गया कि अब इंडिया के ऊपर जो कंट्रोल है, इंडिया के ऊपर जो रूल करने वाले हैं वो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। तो मराठास की स्टोरी स्टार्ट होती है शिवाजी से। शिवाजी का नाम सबने सुना है। शिवाजी भोसले को ही मराठा एम्पायर का फादर माना जाता है, उन्होंने ही इसको स्टैब्लिश किया। उससे पहले इस पूरे एरियाज में जो महाराष्ट्र और कर्नाटका, मध्य प्रदेश और ऊपर इवन राजस्थान, इस पूरे एरिया को बीजापुर का सुल्तान रूल कर रहा था, राइट। बीजापुर का सुल्तान नॉट इन राजस्थान बट नीचे महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले रीजन में, बीजापुर कर्नाटका में है अभी प्रेजेंटली। उस सल्तनत टाइम बोला जाता है उस टाइम को, राइट। तो वो रूल कर रहा था। उसके अगेंस्ट कई सारे वॉर जीत के शिवाजी ने एक इंडिपेंडेंट अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसमें एक वॉर जीता उन्होंने 1645 में, जो फोर्ट टोरना के नाम से उसको जीता, फोर्ट टोरना पे। और अपने जो मराठा किंगडम जो स्टेब्लिश किया, उसकी कैपिटल डिसाइड की रायगढ़, राइट। और उन्होंने फिर एक छत्रपति के नाम से अपने आप को एक उपाधि उनको मिली। छत्रपति का नाम होता है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है, यू आर इंडिपेंडेंट। आपका ही लॉ आपके एक टेरिटरी में चल रहा है। जैसे इंडिया इज सॉवरेन पावर। सॉवरेन पावर का मतलब है कि इंडिया के टेरिटरी में इंडियन गवर्नमेंट रूल बनाएगी, वही सुप्रीम रूल बनेगा, वही लॉ सुप्रीम लॉ बनेगा। उसी तरह से छत्रपति मतलब उस समय भले ही दिल्ली में मुगल रूल था, सुल्तान था मुगल जो भी रूलर थे उस समय, लेकिन उसका कंट्रोल मराठास के ऊपर नहीं था, इसलिए इसको बोला गया छत्रपति, राइट। और एक नया जो किंगडम था वो बोला जाता है कि 1674 में इनका राज्याभिषेक के अभिषेक हुआ था, सॉरी। तो उसकी वजह से ये 1674 से माना जाता है कि स्टार्ट होता है मराठास का किंगडम। आप थोड़ा सा इनकी जीनियोलॉजी हम पढ़ेंगे किस तरीके से इनके बेटे हुए, क्या हुए, पूरा आपस में कैसे वॉर हुए। फिर हम इंग्लिश और मराठास के वॉर्स पर पहुंच जाएंगे। तो ब्रीफ में थोड़ा शॉर्ट में इनके बारे में जान लेते हैं। तो शिवाजी के दो बेटे थे, एक संभाजी, दूसरा राजाराम। दोनों ही डिफरेंट मदर्स से पैदा हुए थे, दोनों की माँ अलग अलग थी, तो स्टेप ब्रदर थे, राइट। सबसे पहले संभाजी को क्राउन मिला 1681 में। उस समय दिल्ली में औरंगजेब रूल कर रहा था, लेकिन औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और फिर से मुगल एम्पायर को स्टेब्लिश करने के लिए एक डेक्कन वॉर स्टार्ट किए थे। उसमें उसने वॉर उसको मराठास को हराना जरूरी था, तभी वो अपने पूरे डेक्कन एरिया कौन सा होता है, ये थोड़ा ज्योग्राफी का वर्ड यूज कर रहा हूँ। डेक्कन एरिया ये महाराष्ट्र, एमपी और ये कर्नाटका, ये पूरा डेक्कन एरिया ही हम बोला जाता है। इवन नीचे वाला एरिया भी डेक्कन एरिया होता है। तो उसने एक 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 तरीके से क्रूसेड स्टार्ट किया कि नीचे जाके अपने मुगल एम्पायर को फिर से जीतना है, इसलिए उसको मराठा से वॉर करना जरूरी था। तो मराठा से उसका वॉर स्टार्ट हुआ 1681 में उसने स्टार्ट किया। एक्चुअली वॉर हुआ 1689 में संभाजी से, राइट। संभाजी से वॉर हो रहा था, लेकिन हुआ क्या, वॉर का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। मतलब मराठा से वो जीत नहीं पा रहा था इनफैक्ट औरंगजेब। तो उसने स्ट्रेटजिक तरीके से, मतलब धोखे से एक तरीके से उसको हराया। कैसे कि 1689 में संभाजी एक मीटिंग कर रहे थे अपनी संगमेश्वर जगह पे, अपने किस तरीके से मुगल्स को हराना है। वहां पे आके छुपके से मुगल फोर्सेस ने उसको पकड़ लिया और बाद में मार दिया। तो इस तरीके से पूरा जो उस समय थोड़े टाइम के लिए कैप्चर, मुगल्स का कैप्चर पूरी तरह से कैप्चर हो गया मराठास के पूरे। उस पर रायगढ़ जो कैपिटल थी वो भी मुगल्स के अंडर आ गई, ठीक है। तो संभाजी थे, राजा राम थे। संभाजी ने को वॉर लड़ना पड़ा
औरंगजेब से उसमें वो उनकी डेथ हो गई, जैसे एग्जीक्यूट कर दिया गया उनको। उनकी डेथ के बाद राजा राम जो थे वो उन्होंने अपने बोला कि वो मराठास किंग हैं, लेकिन उस समय कंट्रोल नहीं था मराठास को जो टेरिटरी उस पर राजा राम का कंट्रोल नहीं था। वो एक जगह, बस एक सिंगल जगह वहां पे वो रह रहे थे एक तरीके से, और वहीं पे उनकी डेथ हो गई कुछ टाइम बाद 1700 में। तो उनकी जो विडो थी ताराबाई, ताराबाई ने बोला कि अब जो राजा होगा वो कौन होगा, उनका बेटा होगा, जिसका नाम था राम राजा शिवाजी टू। लेकिन बाकी लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कौन कौन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया? जो कि संभाजी के जो बेटे होंगे, वो संभाजी के बेटे थे साहू एक्चुअली, और साहू को कैप्चर कर रखा था मुगल्स ने। उसको रिलीज किया गया 1707 में, जब औरंगजेब की डेथ हो गई। औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो बहादुर साहब वन जो था उसने रिलीज कर दिया, और साहू ने बोला कि मैं ही अब रूल करूंगा, क्योंकि मेरे फादर, ऐसे ही होता था उस समय, जो रूल कर रहा था, दो भाई मान लो, तो बड़े भाई का बेटा ही राजा बनेगा फिर। तो साहू ने बोला कि आई एम द लीगल हेयर ऑफ दिस किंगडम, मैं ही इसका असली राजा हूं। तो इसलिए इनके आपस में थोड़ा सा फाइट हुई थी। जो ताराबाई थी वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ताराबाई ने अपना एक अलग कोल्हापुर में जाके अपना एक स्टेब्लिश कर लिया, कि वहां पे जाके एक राइवल कोर्ट स्टेब्लिश किया। तो इस तरीके से दो मराठा पावर्स थी उस टाइम पे। ताराबाई एक कोल्हापुर में रूल कर रही थी एक तरीके से, और साहू अपने रायगढ़ में रूल कर रहा था। ठीक है, साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सबसे पहले पेशवा बनाया। एक पेशवा कौन होता है? पेशवा होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब किंग रहेगा, लेकिन किंग सब कुछ नहीं करेगा, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, वो ही डिसीजन लेगा। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इज द हेड ऑफ द स्टेट, बट हु टेक्स द डिसीजन? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द सुप्रीम अथॉरिटी। सिमिलरली हियर बालाजी विश्वनाथ मतलब सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, बट डिफेक्टो वही है, डिसीजंस वही ले रहे हैं, पूरी आर्मी को वही कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे वॉर लड़ना है, कैसे करना है, वो पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता था। किंग जो है वो सिर्फ एक फिगर हेड हो गया, उसके नाम पे पूरा रूल किया जाता है। राइट, तो शाहू ने अपॉइंट किया बालाजी विश्वनाथ को पेशवा। अभी क्या हुआ कि अब वो इंडिपेंडेंट तो नहीं, मराठास के एक तरह से कंट्रोल में थे, तो अब वॉर लड़ना था। तो वॉर लड़ने के लिए बालाजी विश्वनाथ ने वॉर मतलब पूरी अपनी आर्मी इकट्ठी की, और 1719 में एक वॉर किया, जिसमें कि मुगल को हरा दिया। उसके बाद से 1719 के बाद से जो मुगल जो रूलर्स थे वो एक तरीके से कठपुतली थे मराठास के। मराठास जब चाहे जाके उनसे पैसे ले लेते, जब चाहे जाके मतलब उनके इंटरफेयर करते थे। मुगल रूलर रहा था, ऐसा नहीं कि वो नहीं था, वो था, लेकिन मराठास का कंट्रोल रहता था, एक तरीके से काफी कंट्रोल रहता था। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने समझा दिया किस तरीके से पहले वो मराठास हार गए मुगल से औरंगजेब के टाइम पे, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद जब शाहू को रिलीज किया, तो शाहू ने विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। उसने आर्मी इकट्ठी की, और 1719 में मुगल्स को हराकर एक तरीके से अपना मराठा एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया फिर से। अब बालाजी विश्वनाथ की डेथ के बाद उसके बेटे बाजीराव जब बने पेशवा, तो बाजीराव ने काफी एक्सपेंशन किया अपने मराठा एम्पायर का। ऐसा कहा जाता है कि 3% 30% ऑफ इंडियन लैंडस्केप, इंडिया जो है अभी का इंडिया, 30% एरिया पे कंट्रोल था मराठास का 1740 तक। राइट, 1740 तक काफी कंट्रोल हो गया। उसके बाद बाजीराव वन के बाद बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहेब बोला जाता है, उनको पेशवा बनाया गया। उन्होंने क्या किया, बालाजी बाजीराव ने, राजपूताना था वो भी उनके कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल में ऐसे कि डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे हैं, बट उन्होंने उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली, सॉवरेन नहीं, जैसे मैंने सॉवरेन जो डिस्कस किया अभी 2 मिनट पहले, उनकी मराठास के अंडर वो काम कर रहे हैं। तो मराठास को जस्ट एक एनुअल पेमेंट देना पड़ता था, तो राजपूताना अंडर आ गए मराठास के अंडर। फिर मराठास बंगाल तक गए। बंगाल में उस समय नवाब जो रूल करते थे, बंगाल गए, और 1748 में बंगाल में भी अपना पूरा कैप्चर कर लिया। इवन उड़ीसा डायरेक्ट कंट्रोल में कर लिया, उड़ीसा को एनेक्स कर लिया। एनेक्स करने का मतलब होता है कि वो डायरेक्ट आपके रूल में, आपके कंट्रोल में आ गया। बंगाल डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, बंगाल की नवाब ने मान लिया ठीक है, आप हमारे अन्नदाता हो, आप सुप्रीम हो, हम आपको बस पैसे दे देंगे एनुअली, लेकिन कंट्रोल जो रहेगा, उसको रूल जो करेगा वो कौन करेगा? बंगाल का नवाब ही करेगा। लेकिन उड़ीसा जो था एनेक्स कर लिया, डायरेक्ट मराठास के कंट्रोल में आ गया। तो आप देख सकते हो मराठास ने कहां तक अपने रूल को बढ़ाया था इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में। उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र यहाँ पर तो थे ही, और आगे देखते हैं किस तरीके से और उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया। तो 1751 में कटक मिल गया, उड़ीसा मिल गया नवाब के बंगाल से, और 1.2 मिलियन एक एनुअली चौथ बोलते थे, जो एनुअली पेमेंट देना पड़ता था उसको बोलते थे चौथ। मतलब हमारा बस
आपको पैसे देना, पैसा नहीं दोगे तो आपको वॉर लड़ना पड़ेगा हमारे अगेंस्ट, ये इसको चौथ बोला जाता था। राइट, दो और वॉर्स लड़े मराठास ने, एक था बैटल ऑफ दिल्ली और दूसरा था बैटल ऑफ पेशावर। बैटल ऑफ दिल्ली वो लड़ा रघुनाथ राव। रघुनाथ राय कौन थे? जो नाना साहेब बालाजी बाजीराव जो है उनके भाई रघुनाथ राव। उन्होंने बैटल ऑफ दिल्ली में किसको हराया? 1757 में अफगान को हराया। वहां पे अफगानी वो हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अफगान कौन कौन अफगानी जाए, किन्होंने कैसे अटैक किया दिल्ली के ऊपर, वो डिफरेंट होता है। बस आप इतना समझिए कि अफगानी जो वहां पर रह रहे थे उसको हरा के बैटल ऑफ दिल्ली में दिल्ली पूरी तरह से कैप्चर हो गया मराठास के अंदर। राइट, फिर एक बैटल ऑफ पेशावर भी लड़ा। मतलब आप देख सकते हो कि वो पंजाब तक गए, पंजाब ऊपर तक। इस मैप में इनफैक्ट यू कैन सी क्या रूल, ये मैप है 70-60 का। यस, 70-60 तक उनका रूल कहां तक स्टेब्लिश हो गया। जो येलो जो देख रहे हैं आप, ये येलो, ये पूरी तरह से मराठास के अंडर था। ये देख सकते हैं कि ये हियर ये पूरा उड़ीसा आ गया, ठीक है, ये पूरा एमपी आ गया, ये छत्तीसगढ़ प्रेजेंट टाइम में जो हम बोलते हैं, ये पूरा महाराष्ट्र हो गया। और ये मैसूर था। मैसूर तो अभी मैसूर के जो राजा था, वोदिया डायनेस्टी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंडर था। और इसके बाद से हमने मैसूर वॉर्स भी पढ़ लिए हैं ना, तो ये मैसूर इसके अंदर था, लेकिन ये मराठास के अंदर था। फिर ये आपस में वॉर भी लड़ते थे, फिर इंग्लिश के साथ वॉर्स हुए, किस तरीके से मैसूर को हराया, इसमें मराठास भी इन्वॉल्व हुए थे, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये येलो में आप देख सकते हो कि ये ऐसे जो अभी ये रीजन पंजाब के पाकिस्तान में है, ये वाला भी रीजन पूरा आप देख सकते हो, ये उत्तराखंड, ये पूरा यहाँ तक, ये पंजाब, ये पूरा 70-60 तक कंट्रोल में था मराठास के में। राइट, लेकिन एक वॉर हुआ 70-61 में, बैटल ऑफ पानीपत। जो अभी एक मूवी आई थी, पानीपत मूवी आई थी ना, आपने देखा होगा। तो पानीपत मूवी में दिखाया है कि किस तरीके से मराठास हार गए थे। उसमें कई सारे कारण दिखाए गए हैं कि उनको सप्लाई नहीं मिल रहा था टाइम पे, उनको गुड़ का पानी पीना पड़ रहा था, आपने अगर मूवी देखी हो तो उसके कई सारे रीजन है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि बैटल ऑफ पानीपत में किस तरीके से मराठास हारे। बस मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एक मराठास की पूरी स्टोरी। 70-61 में मराठास की जो लॉस हुआ, वो जो हारे इस वॉर में, उससे ये डिसाइड हो गया कि इंडिया में अब कौन रूल नहीं करेगा। बैटल किस किस के बीच में हुआ था? मराठास के बीच में और अफगानी था अहमद शाह अब्दाली के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें रोहिलाखंड का जो नवाब था वो अफगानी के साथ हो गया था। मराठास के में जैसे बोला जाता है कि राजपूतों ने, जाट ने सपोर्ट नहीं किया था, जो भरतपुर के सूरजमल थे, इस पे काफी हो हल्ला हुआ था, काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि हमारे सूरजमल जो जाट है उनको आप बदनाम कर रहे हो। लेकिन वो फैक्ट है कि सूरजमल ने सप्लाई नहीं दी थी। सूरजमल भरतपुर पे, दिल्ली के पास में भरतपुर है, वहां पे वो रूल कर रहा था, लेकिन उसने सपोर्ट नहीं किया था मराठास को। उसमें कई सारे रूल कारण है, मराठास भी खुद कुछ कमियां थी, वो हम यहाँ डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। बट इंपॉर्टेंस इस समय इस बैटल का ये है कि इससे ये डिसाइड हुआ कि कौन रूल इंडिया पे अब नहीं करेगा। एक तो ये डिसाइड हो गया कि मराठास नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बुरी तरह से हार गए थे वो। दूसरा, मुगल तो पहले से ही खत्म थे, ठीक है, मुगल का जो था वो मराठास के एक तरीके से कठपुतली था, उसके पास पावर नहीं थी। फिर उससे पहले बैटल ऑफ प्लासी हराई दिया था। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने 70 बैटल ऑफ बक्सर हुआ 65 में। राइट, उससे तो ये डिसाइड हुआ कौन नहीं होगा, और ये काफी हद तक ये अब डिसाइड हो गया कि ब्रिटिशर्स ही इंडिया के ऊपर अब कंट्रोल करेंगे। राइट, लेकिन इस बैटल के हारने के बाद भी मराठास ने अपने आप को फिर से स्ट्रांग किया। पेशवा जो थे माधवराव वन, 4th पेशवा थे, उन्होंने फिर से मराठा एम्पायर को स्टैब्लिश किया और 70-72 तक फिर से काफी हद तक 70-72 तक काफी हद तक पूरा अपना फिर से स्टैब्लिश कर लिया। जो महाराष्ट्र और इस पूरा एरिया था पूरा स्टैब्लिश कर लिया। लेकिन उसके बाद से 70-72 में जब माधवराव की डेथ हुई, उसके बाद से मराठास का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया और उसी के बाद से वॉर्स हुए ब्रिटिशर्स से, जिसमें कि अब हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स ने मराठास को 3 वॉर्स में हराया। ठीक है, तो वॉर देखने से पहले कुछ चीजें और बता देता हूं मैं कि जब माधवराव वन की जब डेथ हो गई, उसके बाद से कुछ सेमी ऑटोनोमस एम्पायर, छोटे छोटे मराठास थे वो लोग, बट वो सेमी इंडिपेंडेंट भी काम करने लगे। एक सेंट्रल अथॉरिटी जो थी रायगढ़ में मराठास की, पेशवास की, वो न रह के कई सारे मराठास छोटे छोटे राज्य अपने स्टेब्लिश हो गए। जैसे पेशवास, पुणे में पेशवास थे,
गायकवाड़ बड़ौदा में, जो गुजरात में है, वहाँ पे गायकवाड़ की डायनेस्टी चलने लगी। इंदौर होलकर्स के अंडर आ गया। सिंधियास के अंडर आ गया ग्वालियर, जिनको सिंधियस भी बोला जाता है। और उज्जैन, ग्वालियर उज्जैन वाला एरिया था वो सिंधियास के अंडर था। नागपुर में थे भोंसलेस, जो कि शिवाजी भोंसले थे, राइट। और देवास और धार जो कि है वो आ गया पौस या पवास के अंडर में, राइट। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अब ये नाम आगे हम वॉर्स में आएंगे कि कैसे इन लोगों ने आपस में वॉर लड़े या फिर इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉर्स फाइट किए। फाइन। तो अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में पढ़ते हैं। जब माधवराव वन की डेथ हो गई तो उसके बाद से आपस में कौन पेशवा बनेगा इसके लिए फाइट होने लगा। पहले उसका ब्रदर नारायण राव बना, ठीक है। लेकिन नारायण राव के बनने के बाद रघुनाथ राव है वो पेशवा बनना चाहता था, ठीक है। उसका अंकल जो रघुनाथ राव था वो पेशवा बनना चाहता था। अब पेशवा बनना चाहता था तो उसको वॉर फाइट करना पड़ेगा। इसके लिए उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स की हेल्प ली। अब देखो यही हर जगह हुआ है, मैसूर में भी हुआ, कैनेटिक वॉर्स में हुआ। जैसे मैं पढ़ा था निजाम और जो कैनेटिक रीजन का नवाब था उसने किस तरीके से डिफरेंट लोगों ने इंग्लिश और फ्रेंच की मदद ली थी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रघुनाथ राव जा रहा है ब्रिटिशर्स के पास में, और उसके पास में कौन से ब्रिटिशर्स हैं, बॉम्बे वाले। एक्चुअली बॉम्बे और जो कलकत्ता इस समय पे थोड़ा दोनों ही कंपनी थी, लेकिन थोड़ा सेमी इंडिपेंडेंट तरीके से वो भी रूल कर रहे थे, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कलकत्ता बंगाल, कलकत्ता के अंडर बॉम्बे है, बॉम्बे भी डिसीजन ले सकते थे, जो बॉम्बे के जो उस समय ब्रिटिशर्स थे। तो उन्होंने इसकी मदद करने के लिए एक ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775, इसमें ये डिसाइड हुआ। तो रघुनाथ राव उसमें पेशवा नहीं है, देखो इस चीज को ध्यान में रखना है। ही इज फाइटिंग टू बिकम पेशवा। उसने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी की जिसमें ये किया, डिसाइड किया कि रघुनाथ राव जब बनेगा पेशवा तो उनको कुछ देगा। क्या देगा, 2 आइलैंड है, मुंबई में ही आइलैंड है, सेल्सिट एंड बसीन, जो कि मराठास के अंदर थे, वो उनको दे देगा, भाई आपके लिए पूरे हो जाएंगे। तो उनको अच्छा है, बट उसके बदले में उसको क्या मिलेगी, एक ट्रेंड यूरोपियन आर्मी 2500 सोल्जर्स देने का उन्होंने डिसाइड किया। यूरोपियन सोल्जर्स जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, काफी ट्रेंड थे, अच्छे वॉर्स लड़ते थे, अच्छे इनके पास ट्रेनिंग ली हुई थी। तो ये ट्रीटी कर दी। ट्रीटी करने के बाद वॉर किया, पेशवा पर वॉर किया और जीत गए, रघुनाथ राव जीत गया। लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटिश जो थे कलकत्ता के, उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो ट्रीटी है वो सही ट्रीटी नहीं है और फिर से हम ट्रीटी करेंगे। ट्रीटी ऑफ पुरंदर किया, राइट। किसके बीच में किया, लेकिन वो नाना फडणवीस जो था वो था मिनिस्टर, जो कि पेशवा, जैसे पेशवा प्राइम मिनिस्टर, ऐसे फडणवीस जो थी वो भी एक पोस्ट टाइप से थी, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे। तो नाना फडणवीस उस समय जो था मिनिस्टर था, उसने ट्रीटी की कलकत्ता वालों के साथ में। उससे क्या हुआ, जो रघुनाथ राव था उसको हटा दिया गया और वो उसको पेंशन दे दी गई, ठीक है। और लेकिन ब्रिटिशर्स को बोला कि आप सेल्सीट जो है आइलैंड वो अपने पास रखिए। लेकिन हुआ क्या कि जो बॉम्बे के ब्रिटिशर्स हैं उनको लगा कि हमारी ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने रघुनाथ राव को अपने यहाँ रख लिया। तो उन्होंने ट्रीटी को एक तरीके से नहीं माना, ब्रिटिशर्स ने उसको, रघुनाथ राव को अपने यहाँ रख लिया। दूसरी तरफ नाना फडणवीस ने भी उस ट्रीटी को एक्सेप्ट, एक तरीके से तोड़ दिया। कैसे, फ्रेंच को अपने यहाँ रख लिया, ठीक है। एक थोड़ा सा फ्रेंच को स्टैटी दे दी अपनी वेस्ट कोस्ट की। और ये तो वो टोटली नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स को, तो कैसे भी फ्रेंच को भगाना था। जैसे हमने मैसूर वॉर में देखा, वो कभी भी किसी से ट्रीटी करते थे, ये तो हमेशा एक कंडीशन रखते थे कि आप किसी और यूरोपियन पावर को अपने यहाँ, आप अपने यहाँ नहीं रख सकते हो, या उनको कुछ स्टैटी नहीं दे सकते हो, उनके साथ कुछ नहीं कर सकते हो, तभी तो वो अपना साम्राज्य स्थापित कर पाएंगे इंडिया में, राइट। तो यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि नाना फडणवीस ने उसको दे दी, तो उससे अब क्या होगा, वॉर होगा दोनों के बीच में, इंग्लिश और मराठास के बीच में। तो वॉर हुआ, उस वॉर में मराठास की जीत हुई। तो उस वॉर में एक जो महादजी शिंदे, जो इस फोटो में आप देख सकते हो, महादजी शिंदे कहाँ रूल कर रहे हैं, ग्वालियर और उज्जैन एरिया में। ये भी मराठास हैं, बट इन्होंने काफी इनका बहुत बड़ा रोल रहा फर्स्ट वॉर में, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो था। और इसमें बेडगांव में एक बैटल हुआ, उसमें पूरी तरह से ब्रिटिशर्स को हरा दिया। और फिर एक ट्रीटी की, जहां पर वॉर होता था उसी के नाम से ट्रीटी होती थी, ट्रीटी ऑफ बेडगांव इन 1779, राइट। और फिर उसके बाद भी, लेकिन उस समय वो हार गए ट्रीटी में इसमें, लेकिन उसके बाद भी कई सारे बैटल्स हुए। फिर फाइनली पूरी तरह से हरा दिया ब्रिटिशर्स को, और ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई 1782 में। उससे फिर ये
मराठा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो गया। अब उस ट्रीटी के थोड़ा पढ़ लेते कि उसके बाद हुआ गया। तो उसके बाद सिंपल यही हुआ कि जितनी भी ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद या ट्रीटी ऑफ जो हुई थी पहले सूरत के बाद, जो भी टेरिटरी मिली थी ब्रिटिश से, तो मराठास ने कहा आप हमें वो पूरी टेरिटरी वापस कर दो और आप सपोर्ट नहीं करोगे रघुनाथ राव को, ये डिसाइड किया गया। साथ ही ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अच्छा एक और चीज, जो ब्रिटिशर्स मैसूर के साथ वॉर लड़ रहे थे उसमें भी ये मराठास ने बोला कि आप उनकी जो टेरिटरी है, हैदर अली वाली टेरिटरी है, वो हमको दोगे, मराठास को दोगे, राइट। ये हो गया। फिर मराठास ने ये डिसाइड कर लिया कि वो फ्रेंच को और कुछ टेरिटरी नहीं देंगे, तो ये ब्रिटिशर्स को मिला। साथ ही ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि माधवराव टू अब पेशवा रहेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लिया पेशवा की तरह, और रघुनाथ राव को बस एक पेंशन दे दी गई। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद में हुआ जिसमें जीत हुई मराठास की। अब इससे काफी लंबे समय तक, अराउंड 20 ईयर्स तक मराठास से उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन इस समय वो कहां पे इन्वॉल्व हैं ब्रिटिशर्स? मैसूर वॉर्स में। इस टाइम पे आप थोड़ा टाइम को मैच कीजिए, 70-80 चल रहा है, अब लगातार वो 3 वॉर लड़ेंगे मैसूर के साथ, जिसमें 1799 में टीपू सुल्तान को हरा के फाइनली मैसूर को कर देंगे, तब मराठास के साथ में आते हैं। तो इस समय वो मराठास से खुशेंगे। तो 20 ईयर्स तक मराठास के साथ कुछ नहीं हुआ, आसानी से मराठास अपना रूल करते रहे, बल्कि मैसूर वॉर्स में इन्वॉल्व होते थे, ब्रिटिशर्स के साथ ही वो वॉर लड़ी इसमें, क्योंकि उनको बोला गया था कि हैदर अली से उनको टेरिटरी वापस मिल जाएगी, राइट। तो टीपू सुल्तान की डेथ के बाद अब ये हो गया कि अब उनको क्या करना है ब्रिटिशर्स को, तो मराठास को हराना पड़ेगा अगर उनको इंडिया को ऊपर कंट्रोल करना है तो। ठीक है, अब इस समय जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कई सारे मराठास रूल कर रहे थे जगह जगह पे। पुणे में पेशवा थे, गायकवाड़ बड़ौदा में थे, होलकर इंदौर में थे, सिंधिया ग्वालियर में और भोसले नागपुर में। लेकिन इनके बीच में कोई बहुत अच्छी रिलेशंस नहीं थे, ये आपस में वॉर लड़ते रहते, बस इसी का फायदा उठाना है ब्रिटिशर्स को, राइट। इसी का फायदा उठाना है, आपस में वॉर हो रहा है तो अब किसी एक साइड ब्रिटिशर्स हो जाएंगे, यही फायदा उठाना है। तो हुआ क्या कि रघुनाथ राव का जो बेटा था बाजीराव टू, वो पेशवा बन गया माधवराव टू की डेथ के बाद। और जो पेशवा था उसने क्या किया कि यशवंतराव होलकर जो रूल कर रहे थे, इंदौर के होलकर थे, उसके भाई को मार दिया था। उसके भाई को मारने से यशवंतराव होलकर ने वॉर किया किसके? पूना पे पेशवा के अगेंस्ट। पेशवा को सपोर्ट किया सिंधियास ने, ग्वालियर और उज्जैन वाले सिंधिया है, उन्होंने सपोर्ट किया पेशवा को, और ये आपस में वॉर लड़ रहे हैं। अभी देखो 1802 में होलकर को सपोर्ट किया, अब आपस में वॉर लड़ रहे तो तीसरे के पास जाएंगे, तो इसलिए जो पेशवा था बाजीराव टू, वो गया अंग्रेजों के पास और एक ट्रीटी ऑफ बसीन उसने कर ली कि आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको काफी सारी टेरिटरी दूंगा, जिसमें ये ट्रीटी ऑफ बसीन में डिसाइड किया कि आप टेरिटरी नहीं दूंगा, बल्कि जो ब्रिटिशर्स चाहते थे आपकी ट्रूप्स मेरे यहाँ रहेंगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो सब्सिडी अलायंस वाली चीज है, ट्रूप्स जो रहती थी उसके यहाँ, तो बोला कि आप मुझे सपोर्ट करो, आपकी अपनी ट्रूप मेरे यहाँ रखो और आपका रेजिडेंट भी रहेगा। मतलब एक तरीके से पूरा मराठा जो पेशवा है वो किस कंट्रोल में आ जाएगा? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रीटी ऑफ बसीन एक माना जाता है कि वो पूरी तरह से एक मतलब ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी मानी जाती है मराठास के लिए। कैसे मराठास जो था बाजीराव टू, वो जस्ट एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरह से हार को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वॉर लड़ा था किसी दूसरे मराठा के साथ नहीं, मराठा सब ये आपस में वॉर लड़ रहे हैं, राइट। लेकिन इस ट्रीटी को सिंधिया और भोसले ने एक्सेप्ट नहीं किया। उनको लगा कि ये तो हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ है, हम ऐसा कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। जबकि सिंधिया ने सपोर्ट किया है बैटल उसमें होलकर के खिलाफ वॉर लड़ने में, ठीक है, जिसमें कि होलकर जीत गए थे, पेशवा हार गया था। अभी सिंधिया इन्होंने नहीं किया, इसलिए फिर एंग्लो मराठा वॉर हुआ। उन्होंने सिंधिया भोसले ने एक्सेप्ट न करके बोला कि हम तो अंग्रेजों के खिलाफ वॉर लड़ेंगे। अब इसमें होलकर भी फिर वापस में इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो वॉर कौन लड़ रहा है? सिंधिया और भोसले अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें होलकर भी बाद में आके इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी इसमें होता गया, इस बॉर्डर में कई सारे बैटल होते हैं जिसमें कि मराठा बुरी तरह से हार जाते हैं और इनको सेपरेट ट्रीटीज करनी पड़ती हैं ब्रिटिशर्स के साथ। उस ट्रीटीज से इनको इनफैक्ट सब कुछ लूज करना पड़ता है, काफी सारी टेरिटरी चली जाती है, फिर ब्रिटिशर्स का रेजिडेंट रहने लगता है, उनकी ट्रूप्स रहने लगती है, एक तरीके से कठपुतली बन जाते हैं मराठास ब्रिटिशर्स के में। तो इस ट्रीटी आपको याद नहीं करनी है, डिफरेंट ट्रीटीज जस्ट मैं डिस्कस कर देता हूँ, बस आपको ये आइडिया लग जाएगा कौन कहां पर रूल कर रहा था, तो कौन कौन सा एरिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया अभी। तो जैसे ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव 1803 में की, जिससे कि गंगा यमुना जो वाला एरिया था, पूरा दोआब जो बोलते हैं, गंगा यमुना के बीच का जो रीजन है यूपी वाला,
और रोहतक हो गया, ये पूरा गुड़गांव, दिल्ली, आगरा, ये पूरा इसके कंट्रोल में आ गया। फिर गुजरात में भरूच आ गया, ठीक है। देन अहमदनगर का फोर्ट आ गया, बुंदेलखंड आ गया, ये सारा बुंदेलखंड सिंधिया उसके अंडर में था। तो ये पूरा जो सिंधिया के अंडर में था ना, सिंधिया के पूरा अंजनगांव इस टीटी के बाद से पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया, राइट, ठीक है। फिर टीटी ऑफ देवगांव भोसले के साथ की, जिसमें भोसले का एरिया होगा वो इनके अंडर आ जाएगा। भोसले का एरिया था, भोसले का नागपुर में करे थे, नागपुर के पास में वर्धा पूरा, और पूरा ये कटक बालासोर, कौन सा कटक बालासोर, उड़ीसा वाला, तो ये पूरा इनको मिल गया, मतलब ये भोसले से मिल गया। फिर ट्रीटी ऑफ राजघाट की होलकर के साथ, इंदौर में जो थे होलकर, तो इंदौर वाला जो एरिया तो टोंक बूंदी, ये राजस्थान में है टोंक बूंदी, राइट, ये पूरी तरह से अब इनको मिल गया। तो ये आपको एक तरह से रटना नहीं है, बस मैं आपको एक डिटेल में पढ़ाने से ये फायदा होता है कि यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली। अदरवाइज इफ आई एम जस्ट गोइंग शैलो, मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ तो आपको चीजें ना उतना समझ में नहीं आएगी। तो आपको थोड़ा एक जितना पढ़ाने से ये होगा कि एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये हो रहा है, ये होलकर है, बार बार नाम आ रहा है होलकर का, भोसले का, सिंधिया का, कौन कहाँ रूल कर रहा है, ये सब आइडिया कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको एक अच्छा फील होता है और चीजें दिमाग में ज्यादा टाइम तक क्लियर रहती हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश फोर्सेस पहले से लखनऊ में थी, मैसूर में थी, हैदराबाद में थी, और अभी देखो कहाँ कहाँ पे आ गई, पूरे उड़ीसा में आ गई, पूरे दोआब रीजन में आ गई, पूरे महाराष्ट्र में आ गई। तो इस तरीके से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद पूरी तरह से फोर्सेस आ गई, लेकिन अभी डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा, अब मराठा एकदम से खत्म हो जाएंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। तो कारण इसका ये था कि एक तो ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि अब पूरी तरह से डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाए। क्यों चाहते थे? हुआ क्या कि चाइना का कंट्रोल था, चाइना पे भी कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। चाइना का कंट्रोल जो था, जो अकेला कंट्रोल था उसके मार्केट पे, वो उनके खत्म हो गया था इस टाइम पे। उसके कारण अलग है, तो इसलिए वो उनको और मार्केट चाहिए था। देखो असली में सब कुछ ये हो रहा है, ये सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है, मार्केट चाहिए, बिजनेस करना है कंपनी को, इसलिए टेरिटरीज में इसलिए वॉर लड़ रहे हैं वो, जिससे कि उनके कंट्रोल में आ जाए और अपना फायदा उठाए। इसी तरह से वो यहाँ से पैसा लेके गए थे, मतलब ट्रेड के थ्रू मेनली इंडिया को उन्होंने लूटा था। तो वो चाहते थे कि वॉर हो, मराठास का जो टेरिटरी डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाए, मार्केट पूरी तरह से हमारे कैप्चर में आ जाए। अभी तो फोर्सेज ही हैं बस, पर हम चाहते थे कि सीधा कंट्रोल में आए, डायरेक्ट कंट्रोल चाहते थे। दूसरा ये कि मराठास को भी अपने आत्मसम्मान पे ये चोट थी कि वो ब्रिटिशर्स थे, उनका रेजिडेंट था, उनके अफेयर्स में इंटरफियर करता था, वो नहीं चाहते थे कि थोड़ा इंडिपेंडेंट होना, इसलिए उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम वॉर लड़ेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, राइट। तो ये इनके एक वॉर होता है। तीसरा एक और कारण था कि जो पिंडरीज होते थे, पिंडरीज अब यहाँ पे नाम आ रहा है, पिंडरीज कौन थे? पिंडरीज थे वो बोला जाता है कि एक तरह से मर्सनरीज, मतलब उनका काम था सिर्फ वॉर लड़ना, कोई भी पैसे देगा उनको साथ में वॉर लड़ेंगे। तो ये मराठास पिंडरीज को लेके जाते थे कहीं भी वॉर लड़ने के लिए, उनकी हेल्प लेते थे। अभी क्या हुआ कि मराठास इतने स्ट्रांग थे नहीं, वॉर उनको लड़ना नहीं है, क्योंकि अब तो ब्रिटिशर्स ने उनका रेजिडेंट रख रखा था, तो इसलिए पिंडरीज के पास कुछ था नहीं करने को। तो वो क्या करने लगे, ब्रिटिशर्स की टेरिटरी में जाके जो गांव थे उनको लूटने लगे। तो इसलिए भी ब्रिटिशर्स को था कि उनको ये डर था कि ये इनफैक्ट सस्पिशन था कि इनको पिंडरीज जो हमारे एरिया में कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स वाला जो एरिया था, तो ये मराठास करवा रहे हैं, इसलिए ताकि मराठास को हराना पड़ेगा, जिससे पिंडरीज को भी हराया जाए, पिंडरीज को भी खत्म किया जा सके, पिंडरीज की प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके, राइट। अभी तो मराठास में उस समय कौन था? पेशवा बाजीराव टू, मल्हारराव होलकर एंड महादजी भोसले। इन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉर लड़ने के लिए। और एक और तो मराठा चीफ था दौलतराव शिंदे, जो कि इन्वॉल्व नहीं हुआ इसमें वॉर में। अब ये वॉर हुआ, उसके बारे में मैं ज़्यादा इसमें बताऊंगा नहीं, कौन कौन से बैटल हुए, क्या हुए, बस ये हुआ कि बहुत ही कम समय में ये वॉर ब्रिटिशर्स ने जीत लिया, बहुत ही जल्दी से, राइट। अब जीतने के बाद क्या होता है? ट्रीटीज होती हैं, राइट। तो ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, पहले मैं बता देता हूँ, बाद में ग्वालियर के बारे में बताऊंगा। ट्रीटी ऑफ मंदसौर हुई होलकर और ब्रिटिशर्स के बीच में 1818 में, इसमें कि मतलब अब पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया जो भी होलकर का जो रीजन था, बस उसके लिए एक कोई बच्चे को बिठा दिया नाम के लिए, राजा के लिए। ये मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि अंग्रेज क्या करते थे कि जो लोग हैं ना, जनता है, उनको अभी भी एक राजा वाला सिस्टम एक्सेप्टेड था। उनको ये नहीं पता चलता था ठीक है कौन वॉर लड़ रहा है, कौन जीत रहा है, तो इसलिए ब्रिटिशर्स सीधा राजा नहीं बनना चाहते थे,
क्योंकि उसको जनता को एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। राजा ही वाला चीज थी, वो सिस्टम उनको एक्सेप्टेड था, इसलिए छोटा सा कुछ मतलब बच्चा वहां पे रख दिया नाम के लिए। जैसे मुगलों को भी हराया, लेकिन मुगल तो 1857 तक रहे, ठीक है। शाह आलम टू को जो हरा दिया बैटल ऑफ में बक्सर में, फिर भी रहा है। इसीलिए सब जगह, जैसे मैसूर में भी क्या किया को जो वोदिया डायनेस्टी था उसका कोई छोटा सा बच्चा था उसको बिठा दिया, जबकि कंट्रोल पूरी तरह से ब्रिटिश के में आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये ट्रीटी ऑफ मंदसौर हुई, फिर ट्रीटी ऑफ ग्वालियर हुई, जो कि ग्वालियर हुई है सिंधे के बीच में, जबकि सिंधे ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, दौलत राव सिंधे जो है। और ये इसलिए कि अब सिंधे को पता था कि जीत नहीं सकते, तो उसमें सिंधे को पूरा राजस्थान देना पड़ा। राजस्थान अभी तक किसके कंट्रोल में था? मराठास के अंदर में। रूल वहां पर राजपूत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन राजपूत को मराठास को अपनी वो देनी पड़ रही है, चौथ जो बोलते थे हम। तो राजपूताना दे दिया। तो ब्रिटिशर्स के साथ भी इन्होंने यही राजपूत लोगों ने कर दिया, ठीक है, हम आपको पैसे देते रहेंगे, रेवेन्यू देते रहेंगे, बट हम वॉर लड़ना नहीं चाहते हैं। राजपूत ने जो राजस्थान के हैं, इसको पॉलिटिकली मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, जस्ट ऐसा था। देन ये जो दो ट्रीटी हुई, फिर पेशवा का क्या किया कि पेशवा जो था उसको कानपुर में रख दिया। कानपुर जो एरिया तो नवाब के अंदर था, अवध का नवाब, वो पूरी तरह से अब तक ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। कानपुर में आपको बोला कि पेंशन देंगे, आप वहीं रहो, आप अब पेशवा पेशवा कुछ छोड़ो, सीधा हमारे टेरिटरी अब हमारे आएगा। वो आ गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर, बॉम्बे में जो कंपनी थी उसके अंडर आ गया, राइट। और क्या इसके बाद क्या किया कि जो उसका अडॉप्टेड सन था, नाना साहेब पेशवा का सन अडॉप्ट किया वो। अच्छा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो एक्चुअली 1857 में कानपुर में 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसमें मंगल पांडे ने शुरुआत की थी, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में, उस क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। तो मतलब तब तक वो कानपुर में था, यहाँ से 1818 के बाद से लेकर 1857 तक, मतलब कानपुर में पेशवा है, पेशवा का बेटा रहेगा नाना साहेब, वो वॉर लड़ेंगे इसमें। और क्या हुआ कि ये दो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ट्रीटी ऑफ मंदसौर करने के बाद पिंडरीज वाला जो एरिया था, मेनली मध्य प्रदेश वाला एरिया, सेंट्रल प्रोविंस जो हम बोलते हैं, वो सीधा सीधा ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। तो इस तरीके से मराठास की पूरी तरह से पावर अब खत्म हुई, उनका जो एम्पायर था वो खत्म हो गया। एंड इस मैप में हम जैसे हम देख सकते हैं, ये जो रेड वाला जो एरिया है पूरा, ये पूरा का पूरा डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया ब्रिटिशर्स के में, ठीक है। बस आप जो बीच में देख रहे हो, जैसे मैसूर जो थोड़ा जो एरिया है वो वोदिया डायनेस्टी का वो बिठा रखा था। फिर ये निजाम के साथ सब्सिडरी अलायंस कर रखा था। तो सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि उनका रेजिडेंट वहां पे रहेगा, राइट, पर निजाम रूल करता रहेगा, पर रेजिडेंट रहेगा, और वो उनके इजाजत के बिना किसी से वॉर नहीं लड़ सकता है, ब्रिटिशर्स की इजाजत के बिना किसी यूरोपियन को नहीं रख सकता है। तो पूरी तरह से कंट्रोल ब्रिटिशर्स का है, लेकिन रूल वो कर रहा है, पैसे देने पड़ेंगे और उनकी सेना रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डोमिनियन स्टेट थे पूरे ये फिर ये अवध का ये पूरा हो गया। ये अवध का ही यहाँ पे थोड़ा सा ये भी अभी अवध नवाब चला रहा था, बट ये भी सब्सिडी अलायंस के अंदर था। राजपूत ने भी सेम, राजपूत का भी यही सीन था कि रूल कर रहे हैं, बट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में, डोमिनियन में, उनके डोमिनियन में है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इन वॉर के बाद, मराठा वॉर्स के बाद में, ये 1823 का एक्चुअली मैप है, ये पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया। अभी आप देखो इस मैप में क्या अवस्था है, ये डोमिनियन तो है ही पूरी तरह से, ये कंट्रोल में आ ही गया रेड वाला। अभी बचता ये वाला एरिया, ये भी इंडिया का पार्ट है ना, अभी जो पाकिस्तान में चला गया। तो सिंध और ये पंजाब, ये अभी तक इनके ये सिख लोगों के अंडर में है, ये सिखों के अंडर में पंजाब। अब उनको वॉर लड़ना है सिख से, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सिख्स के साथ वॉर लड़ना है। तो देखो आप कैसे धीमे 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 ब्रिटिशर्स ने अपने एम्पायर को कैसे, कहाँ थे, यहाँ पे हम जो स्टार्ट में हमने मैप देखा था, सिर्फ यहाँ बंगाल में, यहाँ पे उन्होंने बस अपनी एक छोटी सी अपनी एक फोर्ट बनाया था, उसी से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। बाकी क्या किया कि प्रताप सिंह एक शिवाजी के उनकी लीनियज से था एक बच्चा, उसको बस एक नॉमिनल हेड बना दिया, मतलब नाम के लिए मराठा का बना दिया, सतारा पे रख दिया कि ये सतारा पे ये रूल कर रहा है, एक तरीके से मराठास पावर है, कुछ नाम के लिए, और कुछ नहीं था। अब कारण डिस्कस कर लेते हैं, रीजन डिस्कस कर लेते हैं कि वाई मराठा लॉस्ट दिस ऑल दीज वॉर्स, क्या कारण थे। तो रीजंस को रटना नहीं है, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, उनको बहुत इजीली
दो तो बहुत सिंपल है, एक पैसा, एक आपकी सेना, ठीक है। तो वो कारण तो आप लिख ही सकते हो सीधा सीधा। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी वो इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं थी मराठास की। इवन ये क्या है, हमेशा वॉर लड़ते रहते थे हमेशा, ऊपर से पिंडरीज को साथ में लेके जाते थे, तो पिंडरीज को साथ में वो लूटपाट करते थे काफी, तो लोगों में भी इतना मराठास के लिए इतना प्यार नहीं था, एक तरीके से ये बोला जाता है। एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मिलिट्री इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी कि यूरोपियंस की थी, ब्रिटिशर्स की थी। ये दो बहुत ही इजी रीजन आप लिख सकते हो। फिर एक ये सबसे बड़ा कारण इनका स्पेसिफिक रीजन है कि आपस में इनकी यूनिटी नहीं थी, आपस में वॉर लड़ते थे। जैसे कैसे हुआ, रघुनाथ राव किसके पास गया, ब्रिटिशर्स के पास में गया। फिर बाद में कैसे होलकर ने वॉर लड़ा पेशवा के खिलाफ, ठीक है, वो आपस में यशवंत राव होलकर ने उन्हीं को हराया। इसके बाद से बाजीराव टू को जाना पड़ा ब्रिटिशर्स के पास में। तो ये दो कारण थे बैटल बैटल सेकेंड बैटल और थर्ड बैटल का। तो ये इनके आपस में यूनिटी नहीं थी। फिर इनके बाकी के लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं थे, जैसे जाट के साथ इनके अच्छे रिलेशन नहीं थे, इवन जाट को चाइना भरा देते, माजी सिंधा ने जाट को हराया था, जाटों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे। फिर मैसूर का जो राजा था हैदर अली, उसके साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे। कर्नाटक का नवाब था, उसके साथ अच्छे रिलेशन, निजाम था उसके साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे। तो इनके साथ कोई ऐसे अच्छे रिलेशन थे नहीं। फिर क्यों नहीं थे, क्योंकि इनको ये चीज समझ में ही नहीं आई, सबको इनफैक्ट, कि ब्रिटिशर्स का ट्रू मोटिव क्या है। वो ब्रिटिशर्स को एक जस्ट एक और पावर की तरह देख रहे थे कि जब जरूरत है तब उनकी हेल्प ले लो। पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रिटिशर्स कैसे धीमे धीमे पूरे इंडिया के ऊपर रूल कर रहे हैं। इनफैक्ट उसमें ऐसा फीलिंग नहीं थी कि पूरा इंडिया एक, लेकिन फिर भी मतलब वो लोग समझ नहीं पाए, उनकी डिप्लोमेसी को समझ नहीं पाते थे कि कैसे ब्रिटिशर्स एक को दूसरे के खिलाफ लड़ा रहे हैं जानबूझ के, किस तरीके से वो इंस्टिगेट करते हैं, भड़काते हैं वॉर्स को। ये चीज वो लोग नहीं समझ पाए थे, ठीक है। तो ये कारण थे, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंफीरियर मिलिट्री सर्विस, they could not understand the true motives of Britishers, and they didn't have good relations with the Indian princes, and there was no unity among the Maratha chiefs themselves. So these are the main reasons for the loss of Marathas. ठीक, तो अभी सिंध का देखते हैं, ठीक है। सिंध में पहले तो ज्योग्राफिकली ये कहाँ पे है सिंध, पहले भी मैंने पिछले मैप में बताया। सिंध यहाँ पे जो अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, राइट, ये सिंध है। एंड दिस इज बलूचिस्तान, दिस इज पंजाब, पंजाब ऑफ पाकिस्तान रीजन, दिस इज पंजाब ऑफ इंडिया साइड, इंडियन साइड, राइट। एंड द येलो वंस विच यू आर seeing in this map, they are controlled by the British India, but right now we will discuss that how they got control over Sindh. तो सिंध में उस समय कलोरा डायनेस्टी रूल करी थी 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, 1700 समथिंग में, and they were ruling under the control of Mughals initially, but later after the death of औरंगजेब उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और वे इंडिपेंडेंट तरीके से रूल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स पहले से वहां पे सिंध पोर्ट से ट्रेड कर रहे थे, फिर 1758 में अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की। तो ये रटना नहीं है, जस्ट ये पता चलता है कि क्या क्या हुआ तो समझना आसान रहता है। 1783 में क्या हुआ कि बलूच ट्राइब्स ने ये कलोरा डायनेस्टी को हटा दिया। बलूच ट्राइब कौन थे, जो बलूचिस्तान जैसे अभी देखा मैप में, यहाँ हिल्स पे रहते थे, ट्राइब्स थी। उन लोगों ने नीचे आके प्लेन्स में नीचे उतर के इस डायनेस्टी को वॉर्स में हरा दिया और अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया। इनको बुलाया जाता था तालपुरा, अमीर बोलते थे अपने आप को, रूलर्स, और उनको लीड कर रहा था फतेह अली खान, लीड कर रहा था। कुछ समय बाद क्या हुआ कि उस समय टीपू सुल्तान भी था, 1780s में टीपू सुल्तान से वॉर चल रहे थे 1786 में, आपको याद हो, और टीपू सुल्तान के फ्रेंच के साथ रिलेशंस थे। तो ब्रिटिशर्स को ये डर था कि फ्रेंच के साथ मिलके ये इधर से अटैक ना कर दे। फ्रेंच और अब इवन अफगानिस्तान से भी टीपू सुल्तान के टॉक्स थी, उसके साथ भी उसके रिलेशंस थे। तो ब्रिटिशर्स को हमेशा डर था कि इधर से आके वो इंडिया ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसलिए सिंध बहुत इंपॉर्टेंट था। उनके ये दिमाग में था कि सिंध को कैसे भी हमें कैप्चर करना ही है। लेकिन वो चाहते थे कि तालपुरा अमीर उनके साथ ट्रीटीज कर ले, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए, लेकिन तालपुरा अमीर टीपू सुल्तान के इन्फ्लुएंस में आके पहले ब्रिटिशर्स को भगा दिया, बोला कि आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांगे निकलिए, राइट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1807 में, ये हम बात कर रहे हैं
80s की। तो काफ़ी टाइम बाद 1807 में नेपोलियन ने रसिया के किंग के साथ अलायंस किया। उस अलायंस में एक कंडीशन ये भी थी कि उनको लैंड रूट से इंडिया पर अटैक करना है, नेपोलियन को रसिया के साथ। रसिया में भी एम्पायर बनाने का, सब लोग अपना एम्पायर क्रिएट कर रहे थे, तो रसिया को था कि वो अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था और फिर इंडिया के ऊपर अटैक करना चाह रहे थे। तो ये ब्रिटिशर्स के लिए बिल्कुल भी, मतलब उनके उनके रूल के लिए बहुत ही खतरा था, डेंजरस था। इसलिए वो चाहते थे कि सिंध और इवन अफगानिस्तान एक बफर स्टेट की तरह काम करता रहे। तो उन्होंने क्या किया कि 1809 में अमीर जो था फतेह अली खान, उसके साथ एक ट्रीटी की जिसे ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप बोला जाता है। इस ट्रीटी के अंडर ये डिसाइड किया गया कि अमीर किसी भी फ्रेंच रेजिडेंट को, किसी फ्रेंच एजेंट को अपने यहाँ नहीं रखेगा, राइट। उसके बदले में वो क्या करेंगे, उसके बदले में वो ब्रिटिशर्स उनको प्रोटेक्शन, एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। किससे? पंजाब में उस समय रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह जो थे वो इनफैक्ट ही वाज ट्राइंग टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी, ही वाज रूलिंग इन पाकिस्तान, इन पंजाब। तो 1838 में एक ट्रीटी की, जो एक तो ये ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप की, जिसमें ये था कि हम एक दूसरे अच्छे रिलेशन बनाएंगे, और 1838 में ट्रीटी की एक और फिर से कि बोला कि प्रोटेक्शन देंगे आपको रंजीत सिंह से। नेक्स्ट ईयर ही अमीर को उन्होंने फोर्स किया सब्सिडी अलायंस साइन करने के लिए। सब्सिडी अलायंस मैंने पहले बताया, सब्सिडी अलायंस में क्या होता है कि ब्रिटिश एजेंट वहां पर रहेगा, ब्रिटिश रेजिडेंट, और ब्रिटिश के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी उनकी फॉरेन पॉलिसी, और रिटर्न में उनको क्या मिलेगा, उस स्टेट को, अमीर को, इस यहाँ पे सिंध को क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। किससे? यहाँ पे जैसे रंजीत सिंह से प्रोटेक्शन है या अफगानिस्तान से प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन पूरी तरह से फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल में आ गई थी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। इवन वहां पर जो ब्रिटिश ट्रूप्स जो रहेगी उसका खर्चा भी उठाना पड़ेगा अमीर को। तो ऐसा ही हुआ। अफगानिस्तान रसिया से बचाना था, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के साथ वॉर किए थे, 2-3 वॉर किए थे, जिसमें वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में। तो पहला एक एंग्लो अफगान वॉर हुआ, 1839 के बाद स्टार्ट हुआ। पहले उन्होंने सब्सिडी अलायंस साइन किया सिंध के साथ। अब देखो, सिंध के साथ सब्सिडी अलायंस किया जिससे कि वो अफगानिस्तान के साथ वॉर लड़ सके। अब वॉर का खर्चा कौन उठा रहा है? सिंध का अमीर ही उठा रहा है, और सिंध में ही वो वॉर हुआ। लेकिन अमीर को वो पसंद नहीं था, ही डिडंट वांट दिस वॉर, वो नहीं चाहता था ये वॉर हो, तो उसको पूरा खर्चा उठाना पड़ा, उसकी जगह पे हुआ। तो ब्रिटिश इस वॉर में हार गए थे, एंग्लो अफगान वॉर में। तो उसका उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी फोड़ दी अमीर के ऊपर कि हम हारे हैं आपकी वजह से, अमीर की वजह से हारे हैं, और उसको देशद्रोही का एक तरीके से ट्रेजन जो बोलते हैं, ट्रीजन, वो उसके ऊपर थोप दिया, चार्ज लगा दिया कि यू एक्टेड इन द सपोर्ट ऑफ एनिमी, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। तो अमीर की तो आफत आ गई, और उस पर एक न्यू ट्रीटी, फिर से एक नई ट्रीटी इंपोज कर दी, जिसमें ये था कि काफ़ी सारे प्रिविलेजेस उनके ऊपर आएंगे, एंड काफ़ी सारी टेरिटरी फिर उसके पास आ गई, ब्रिटिशर्स के पास आ गई। फिर क्या हुआ कि अमीर जो था फतेह अली खान, उसके सक्सेशन वॉर हुए, मतलब उसके बाद कौन अमीर बनेगा। तो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होता है, जैसे कि उन्होंने मराठास के साथ किया, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो उसमें उन्होंने इंटरवीन किया। तो जो अमीर थे, कई सारे अमीर थे, फतेह अली खान था और भी 2-3 अमीर थे, 4 यार नाम के से बोला जाता था उनको। उन्होंने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और वो यही चाहते थे ब्रिटिशर्स कि रिवोल्ट करेंगे। उनको मौका मिल गया वॉर लड़ने का उनके साथ, उनको बुरी तरह से हरा दिया, अमीर को पकड़ लिया, और सिंध उन्होंने एनेक्स कर दिया। सिंध एनेक्स करने का मतलब है कि डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, और वहां का गवर्नर बना दिया उन्होंने चार्ल्स नेपियर को। तो ये सिंध इनके कंट्रोल में आ गया। इसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता है हिस्ट्री में कि सिंध को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बहुत धोखेबाजी से, बहुत ही गलत तरीके से अपने अंडर कंट्रोल में लिया। पहले अमीर को उन्होंने अपने दोस्त बनाया, और उसी को फिर धोखा देके एक तरीके से उस पर ट्रीजन का चार्ज लगा के, और फिर उस पर जानबूझ के ऐसी ट्रीटी इंपोज कर दी जिससे कि वो रिवोल्ट करें, वॉर लड़े, और उसको वॉर में हरा दिया बहुत बुरी तरह से, और पूरी तरह से जो सिंध था वो उनके कंट्रोल में आ गया। तो इस तरीके से सिंध आ गया। अब नेक्स्ट इसके बाद है पंजाब। कैसे पंजाब को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में लिया, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सिंध में कुछ नहीं था,
मराठास का हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। सिंध में सिर्फ ये था कि कुछ अमीर थे, तारपुरा जो ट्राइब्स थी, तालपुरा अमीर थे, उनको पहले तो दोस्त बनाया, 2 ट्रीटी की, राइट। ये सिंध है, ट्रीटीज की 1809 की ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप, और उसके बाद 1838 में एक ट्रीटी की, फिर 1838 में सब्सिडी अलायंस किया। सब्सिडी अलायंस करने के बाद पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया, फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई। फिर अफगान वॉर हुआ, अफगान वॉर के बाद अमीर पे ट्रीजन का चार्ज लगा दिया और उसके साथ वॉर करके उसको हरा के पूरी तरह से सिंध एनेक्स कर लिया। एनेक्स कर लिया मतलब अपने सीधे सीधे कंट्रोल में कर लिया, राइट। तो ये यहाँ पे अभी फिनिश करते हैं, राइट। नमस्ते।